देखो कह रहे इट इज़ बिलीव दैट जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है ओरिजिनेट किया सी में वाटर में, तो वो क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉप्स था। क्या था? कीमो हेट्रोट्रॉप्स। कह रहा मून पे देर इज़ नो लाइफ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर एब्सेंट होता है। ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन बायोलॉजिकल कंपाउंड सिंथेसिस, कहाँ पे सिंथेसिस हुआ? कहाँ पे? ओशन में सिंथेसिस हुआ। जो नियो डार्विनिज्म था, मतलब जो नया वाले डार्विन में जो चीज़ें आई उसमें सब कुछ आया, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सब कुछ आया था। स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं इन लाइट ईयर्स। लाइट स्टार्ट किया है, मतलब जो आज हम देख रहे हैं उनकी लाइट बहुत पहले से मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार्ट हो चुकी थी एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर से वो हमसे अवे है एंड वो हमारी आइज़ पे रीच कर रहा है। जो हम लोग स्टार्स को देखते हैं, मतलब वो हम लोग पीप कर रहे हैं कहाँ पे? पास्ट में। मोस्ट एक्यूरेट डेटिंग ऑफ फॉसिल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है। लगभग यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बिग बैंग थ्योरी किसको प्रूव करने के लिए आई? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसमें क्या था? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था फिजिकल टर्म्स में। कैसा? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, रिपीटेड ह्यूज एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। अर्थ जो होता है वो एक स्पेक है उनके सामने, ठीक है। यूनिवर्स एन गैलेक्सीज से बना हुआ है। गैलेक्सी में आपके स्टार, क्लाउड एंड डस्ट आते हैं। जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता है और टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम डाउन। हाइड्रोजन हीलियम वहाँ पे बनता है, फिर तो गैस जो है कंडेंस्ड होती है अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म करती है गैलेक्सीज, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सीज बोलते हैं। अर्थ को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सीज बोलते हैं, जो कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक का बना हुआ है। यहाँ पे पहले टाइम में तो कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कह रहा वाटर वेपर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज़ करता है फ्रॉम मॉल्टन मास, मतलब मॉल्टन मास से वो रिलीज़ करता है क्या क्या? H2O, CH4, CO2 एंड NH3, जो कि कवर्ड करता है पूरे सरफेस को। यूवी रेज जो होते हैं जो सन से आ रहे होते हैं वो ब्रोक होते हैं, ब्रोकअप वाटर को ब्रोक करते हैं किसमें? H2 और ऑक्सीजन में। तो H2 तो आपका लाइटर होता है तो वो एक्सकेप हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ? अमोनिया के साथ, और वहाँ पे वो मीथेन फॉर्म वो ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन करता है अमोनिया और मीथेन के साथ, जो कि वाटर फॉर्म करता है, और CO2 और भी बहुत सारी चीज़ें फॉर्म करता है। ओजोन लेयर जो था वो फॉर्म, ओजोन लेयर वहाँ पे बनता है। फिर वाटर वेपर फेल करते हैं रेन के फॉर्म में एंड फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस। लाइफ जो था वो 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आया था, लगभग ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक आया था, मतलब लाइफ, ठीक है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो थे वो सोचते थे कि स्पोर से आपकी लाइफ जनरेट होती है, जो कि एक पैंसपर्निया का अभी भी स्टिल फेवरेट आइडिया है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का। और ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी है जो कि डिस्प्रूव किया गया था बाय लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर उनके केयरफुल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि जो लाइफ है वो कम मतलब आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। जो प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क होता है वहाँ पे लाइफ अगर प्री स्टेरिलाइज्ड है तो वहाँ लाइफ नहीं आएगा फ्रॉम फ्रॉम किल्ड ईस्ट से। लेकिन अगर वो एयर है ओपन, मतलब ओपनड है एयर से, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अरोज हो जाते हैं किल्ड ईस्ट से। उसके बाद आपका बायोजेनेसिस थ्योरी आता है, जो कि ओपरिन ऑफ रशिया और हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड ने बताया था। इन्होंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया था, जिसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। जो कंडीशन थी अर्थ पे वो ये थी कि हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा था एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जो कंटेन करता था क्या? CH4 NH3, ठीक है। फिर 1953 में इन्हीं को प्रूव करने के लिए SL मिलर आए, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सिमिलर कंडीशन लिया था और फिर एक लेबोरेटरी में इन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, जहाँ पे CH4, H2, NH3 एंड H2O प्रेजेंट थे, जिसे हम वैम गैसेस बोलते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे। इन्होंने देखा कि वहाँ पे अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने और चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट, फैट्स, ये सब बन रहा था। तो जब हम एनालिसिस किए किसका? मेटेओराइट कंटेंट का, तो सिमिलर हमें कंपाउंड मिला। ये इंडिकेट कर रहा था कि सिमिलर प्रोसेस कहीं ना कहीं वो और भी स्पेस में हो रहा था, सेम चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट जो था कंजुगेट स्टोरी का वो था केमिकल इवोल्यूशन, जो कि बहुत लेस या मोर एक्सेप्टेड था।
ठीक है। तो एस.एल. मिलर कह रहा वॉज सपोर्टर ऑफ ओपेरिन, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद यहाँ पे ये 18 डेज तक ये आपका एक्सपेरिमेंट चला, और ये जो इलेक्ट्रोड था ये 800 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने बताया था। यहाँ पे वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है, ताकि O2 को रिमूव कर पाए और रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना पाए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कह रहा जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म था वो बल्कि डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट द 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑल्सो। ऑल लाइफ फॉर्म्स जो था वो वाटर एनवायरनमेंट में आया था। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस बहुत सारे लोगों के द्वारा, मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। करा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980, जो इवोल्यूशन था उसको टर्म किया गया कि आरएनए वर्ल्ड है। तो आरएनए जो था वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करता था, इसी वजह से वहाँ पे बोला गया कि वो आरएनए वर्ल्ड है, ठीक है। कह रहा थ्योरी स्पेशल क्रिएशन 3 कनोटेशन रखता है, जो कि ये डिस्प्रूव, तो पहली बात तो डार्विन ने डिस्प्रूव कर दिया था। पहला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट है ऐसे ही, पहले से ही क्रिएटेड एज सच। सेकंड कि जो डाइवर्सिटी है वो सेम है हर टाइम, फ्यूचर में भी सेम रहेगी। और तीसरा कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड बस है। तो ये सारे आइडियाज़ जो थे बहुत ही स्ट्रांगली चैलेंज किए गए 19th सेंचुरी में बाय द डार्विन। तो उन्होंने सेल शिप HMS बीगल जिसका नाम था, चार्ल्स डार्विन ने वो जगहों पे घूमा और उन्होंने देखा कि जो लिविंग फॉर्म्स थे शेयर कर रहे थे सिमिलैरिटीज़ टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट ओनली अमंग देम सेल्फ बट ऑल्सो लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर। वो सिर्फ अपने एक दूसरे में ही नहीं बल्कि जो मिलियन ईयर अगो भी ऑर्गेनिज्म थे उनसे भी वो सिमिलैरिटीज शो कर रहे थे। तो इनके हिसाब से तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता था लाइफ फॉर्म्स का, मतलब स्लो इवोल्यूशन होता था। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड इन वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई भी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होते ही होते हैं। फिटनेस देखो डार्विन के हिसाब से था कि ये फिटनेस, कौन सा फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसमें नेचुरल सिलेक्शन में मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन था। देखो अल्फ्रेड वेलेस जो थे एक नेचुरलिस्ट थे जो कि मलाई आर्चिपेलागो मतलब वहाँ पे उन्होंने वर्क किया था। इन्होंने सिमिलर कंक्लूजन निकाला था सेम टाइम में जैसे डार्विन ने निकाला था। इन्होंने देखा कि जो न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल हैं और ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर कर रहे थे सिमिलैरिटीज़ और वो शेयर कर रहे थे कॉमन इंसिस्टर से भी। कह रहे ये जो इंसिस्टर्स थे वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मतलब ये जो इंसिस्टर थे वो अलग अलग पीरियड्स में पाए जाते थे, जैसे कि इपोक्स, पीरियड्स एंड इराज में पाए जाते थे। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ का वो क्लोजली को रिलेट करता है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से। अर्थ जो है बल्कि 1000 ईयर्स ऑफ ओल्ड नहीं बल्कि बिलियन ईयर्स ऑफ ओल्ड है वो, ठीक है, बिलियन ईयर्स ऑफ ओल्ड है। तो व्हाट आर द एविडेंस, मतलब क्या प्रूफ है इस सब चीज़ों का। तो पहले तो फॉसिल रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड होते हैं रॉक्स में। रॉक जो होते हैं वो सेडिमेंट बना लेते हैं एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट करता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कह डिफरेंट एज जो रॉक सेडिमेंट कंटेन करता है फॉसिल और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड, जो डाइड हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट और उसी में वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स, कुछ तो हैं जो मॉडर्न अभी ऑर्गेनिजम्स से सिमिलर दिखते हैं, जैसे कि डायनासोर जो पहले के थे वो बर्ड और क्रोकोडाइल के फॉर्म में दिखते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंटली लेयर इंडिकेट करता है हमें जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, मतलब अगर हम सेडिमेंटली लेयर्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हमको वो दिखाता है कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था। सर्टेन लाइफ फॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं टू सर्टेन जियोलॉजिकल, कुछ लाइफ फॉर्म्स तो ऐसे होते हैं कि कुछ ही जियोलॉजिकल टाइम तक वो रहते हैं, उसके बाद वो नहीं पाए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस फॉसिल्स वाले को। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसे हम बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन लॉ बोलते हैं। इन्होंने बताया कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो है कॉमन होता है सारे ही वर्टिब्रेट्स में दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। वो सारे एम्ब्रॉयनिक स्टेज तो सब में कॉमन होते हैं लेकिन वो एब्सेंट होते हैं एडल्ट में। फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्ब्रॉयो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड हेड। तो एम्ब्रॉयोज में सब लोग गिल स्लिट मतलब बनाते हैं बिहाइंड हेड,
लेकिन वो फंक्शनल सिर्फ फिश में होते हैं और एडल्ट वर्टिब्रेट में फंक्शनल नहीं होते हैं। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर आए। इन्होंने बताया एम्ब्रॉयज कभी भी पास नहीं होते हैं थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स में वो पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होते हैं, पॉपुलेशन होता है। ये जो टायरानोसोरस होते हैं ये ड्रैगन लाइक टीथ, यहाँ पे ये कार्निवोरस होते हैं और ये 20 फीट के होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रोकोडाइलियन था ये आपके रेप्टाइल और थिकोडॉन को रिप्रेजेंट करता है। आर्चियोप्टेरिक्स के पास ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच का, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। इनके जो 4 लिम्स होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में और यहाँ पे टीथ आपके आर्चियोप्टेरिक्स में पाया जाता है। ब्राकियोसोरस जो होता है इनके पास लॉन्ग नेक होता है, क्या होता है, लॉन्ग नेक होता है। स्टेगोसोरस जो होता है वो हर्बीवोरस होता है। ट्राइडॉन क्लाइंब आर स्ट्रॉन्ग ब्रांच से याद रखना है इस सबको। जो डायनासोर्स होते हैं वो डिसअपियर कब हुए थे, क्रिटेशियस पीरियड में। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन आर मॉडिफाइड किससे मॉडिफाइड होता है, 4 विंग्स से मॉडिफाइड होता है वहाँ पे। जो मतलब ये क्रोकोडाइल एंड बर्ड हैं जो कि मॉडर्न डे काउंटर पार्ट हैं वो डायनासोर से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए थे। ठीक है, अगर देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, आपके सेम स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, डिफरेंट नीड होते हैं, और ये होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस क्या इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री। टेस्ट में आता है कि एनालॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, तो बात गलत है। कह रहा ब्रांचिंग डिसेंट एडेप्टिव रेडिएशन इज अकाउंटेड फॉर, किसके लिए अकाउंटेड है ब्रांचिंग डिसेंट, एडेप्टिव रेडिएशन होमोलॉगी के लिए अकाउंटेड है। तेरा डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट का भी है और एडेप्टिव रेडिएशन का भी है एग्जाम्पल। विंग्स ऑफ पीजियन एंड 4 विंग्स ऑफ पेंगुइन, ये क्या है, होमोलॉगी है। अगर वहीं पे बात करें हो विंग्स ऑफ पीजियन और विंग्स ऑफ लोकस तो ये एनालॉगी होते हैं आपके। एनालॉगी क्या होता है, देखो वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप बट टूवर्ड्स सेम फंक्शन है। ठीक है, सेम फंक्शन है बट द जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो तो एनालॉगी होगा। और होमोलॉगी में कह रहा है सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, सिमिलैरिटीज़ इन प्रोटीन्स एंड जीन, प्रोटीन और जीन में भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये हमें क्लू देता है कि हम लोग ये कॉमन कहीं ना कहीं होमोलॉगी जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स से बिलोंग करता है। कह रहे मैन हैज़ ब्रेड selected plant and animals for agriculture, horticulture and sport and security. Man has domesticated many wild crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, लेकिन वो स्टिल वो सेम ग्रुप के होते हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि अभी के ज़माने में तो मैंस क्या हैं, बहुत सारे ब्रीडिंग चीज़ें मतलब बना रहे, जैसे कि साहिवाल का इन पंजाब जो था वो सब बना रहे हैं। तो ये सारे जो ब्रीड्स हैं वो आपके डिफरेंट मतलब डिफरेंट ब्रीड्स तो बना ले रहे हैं लेकिन वो सेम ग्रुप्स में ही रह जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल होमोलॉगी का एग्जांपल है, 4 लिम्ब ऑफ मैमल्स एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड वर्टिब्रेट्स किसका, हार्ट और वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन और जीन और प्रोटीन, ये आपके होमोलॉगी थे। एनालॉगी में आपके क्या आते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स किसका, पेंगुइन एंड डॉल्फिन का, एंड स्वीट पोटैटो जो कि रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन किस में, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो 1850 में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट मॉथ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू डार्क मॉथ। यहाँ पे क्या होता था, थिक ग्रोथ होती थी ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकन की। 1920 में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क मॉथ ज़्यादा थे वाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूटी हो गया था और ये रूरल एरियाज़ में होता था। देखो कह रहा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ सबस्ट्रेट व्हाट अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो सबसे पहले अमोनिया है, फिर अमीनो एसिड, फिर आपके प्रोटीन है। एडेप्टेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ इन कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। कह रहे ड्यूरिंग नेचुरल सिलेक्शन विच वेराइटी कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो कोई भी वेराइटी कंप्लीटली वाइप नहीं होता है, वही कह रहा है देयर इज़ नो वेरिएंट इज़ कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो अब एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शन के और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हर्बिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो रिजल्ट करेगा लेसर टाइम में। वहीं एंटीबायोटिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें मंथ या ईयर लगा देता है, लेकिन सेंचुरीज़ नहीं लगाता है, क्या, नॉट सेंचुरीज़। एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन है ये सब एंथ्रोपोसेंट्रिक।
ठीक है। एवोल्यूशन कह रहा है इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। सबसे पहली बात तो एवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये एक स्टोकेस्टेटिक प्रोसेस है, स्टोकेस्टेटिक प्रोसेस है जो कि एक चांस इवेंट होता है और चांस म्यूटेशन होता है, मतलब चांस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, डायरेक्टेड नहीं होता है। डार्विन वेंट कहाँ पे गए थे, ये गैलापागोस आइलैंड पे, जहाँ पे इन्होंने स्मॉल ब्लैक बर्ड फिंचर्स, ब्लैक बर्ड देखा जिन्हें इन्होंने नाम दिया था डार्विन फिंचर्स। इन्होंने देखा कि ऑल द वेराइटीज़ ही कंज्यूगर्ड, जितने भी वेराइटीज़ उन्होंने देखे थे वो सारे ही उस आइलैंड पे इवॉल्व हुए थे। इन्होंने देखा कि सबकी सीड ईटिंग फीचर्स काफ़ी अलग अलग थे, कोई था इंसेक्टिवोरस तो कोई था वेजिटेरियन फिंचर्स था। तो कह रहा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। अगर वहीं पे मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर्ड होगा, अपीयर होगा टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया और रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल होता है प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ईच ऑफ विच सिमिलर टू अपीयर सिमिलर करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स, मतलब वो कहीं ना कहीं मार्सुपियल्स से सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडेप्टिव रेडिएशन कह रहा है ऑल्सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी यहाँ पे बोला जाता है, तभी तो ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये फ्लाइंग स्क्वेरल एंड ये फ्लाइंग फेलेंजस होता है किसमें, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में। ये टस्मेनियन टाइगर कैट होते हैं। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में देखेंगे कि इवोल्यूशन किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विथ डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। कह रहा है इवोल्यूशन तो अब स्टार्ट हुआ था जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ था, तो उस वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। एसेंस ऑफ डार्विन, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में के उसमें पूछा गया था टेस्ट में। एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन क्या होता है, इज नेचुरल सिलेक्शन। एसेंस किसका, डार्विनियन थ्योरी का अबाउट इवोल्यूशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। या रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, न्यू फॉर्म्स का, इज लिंक्ड, लिंक किससे होता है, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन से लिंक्ड होता है आपका। फिटनेस जो होता है सबसे बड़ी बात तो इनहेरिटेड होता है। कह रहा देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। जेनेटिक बेसिस होता है फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, क्या सेलेक्ट होने के लिए जेनेटिक बेसिस होता है, और इवॉल्व होने के लिए जो एडेप्टिव एबिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं इनहेरिट होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। फिटनेस जो होता है वो एंड रिजल्ट होता है किसका, फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस होता है एंड रिजल्ट किसका, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो। माइक्रोब को न्यू स्पीशीज बनाने में कुछ ही दिन लगते हैं, लेकिन फिश फाउल मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शंस, ये टू की कंसेप्ट था डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, ठीक है। इसमें डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आपके ये ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सेलेक्शन आते हैं। कह रहे बिफोर डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट लिमार्क आए थे, जिन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ के बेसिस पे ऑर्गन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, जो कि फिर गलत ही था। तो सबसे पहले सिंथेसिस होता है किसका, ऑर्गेनिक मोनोमर का, फिर होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल का। तो ये जिराफ का बताए थे एक्सप्लेनेशन कि देखो दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ एलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे थे, उतने लंबे उनके नेक हो रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो ट्रू सेंस में है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, वो रिजल्ट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। वेस्टीज ऑफ गर्डल आर फाउंड इन पाइथन। वेस्टीज ऑफ गर्डल कहाँ पे फाउंड होता है, पाइथन में फाउंड होता है। जो वर्क था थॉमस माल्थस का पॉपुलेशन पे, वो इन्फ्लुएंस किया किसको, डार्विन को इन्फ्लुएंस कर दिया था। तो जो नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट था डार्विन का
जो इन्होंने असर्ट किया था कि जो वेरिएशन है विच आर हेरिटेबल आर एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू adapted to habitat better will enable only those to reproduce and will leave more progeny। तो इनका जो नोवेल्टी और ब्रिलियंट इंसाइट था डार्विन का, वो उन्होंने बताया था कि वो इस तरीके से वेरिएशन शो करते थे कि वो अपने आप को मतलब बेटर तरीके से अडाप्शन कर रहे थे, और वही लोग थे जो ज़्यादा जो अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा वही ज़्यादा मोर प्रोजेनी छोड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। न्यू स्पीशीज़ डेवलप फ्रॉम कंपटीशन एंड म्यूटेशन। जो न्यू स्पीशीज़ है वो किससे बनती है? कंपटीशन और म्यूटेशन से। जो डायनासोर्स थे वो कब डिसअपियर हुए थे? क्रिटेशियस में। एज ऑफ मैमल एंड बर्ड सीनोजोइक में हुए थे। ठीक है। डार्विन और ह्यूगो डी राइस में देखो, डार्विन ने बताया कि स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं, ह्यूगो डी राइस ने बताया कि लार्ज डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे बोला डार्विन ने माइनर वेरिएशन होता है, यहाँ पे माइनर वेरिएशन नहीं होता इनके हिसाब से। डार्विन ने बताया कि स्मॉल और डायरेक्शनल होता है और कंटिन्यूस होता है, और इन्होंने बताया कि रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में देखें तो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, मतलब मेंडल ने जो फैक्टर्स के बारे में बताया था जो कि क्या इन्फ्लुएंस कर रहा था? फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रहा था। 20वीं सेंचुरी में आपके ह्यूगो डी राइस आए जिन्होंने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर मतलब इवनिंग प्राइमरोज का यूज़ करके आइडिया ऑफ म्यूटेशन बताया था, जिन्होंने बताया कि लार्ज डिफरेंस सडनली अराइज करते हैं, और इन्होंने बताया ये बिलीव करते थे कि जो म्यूटेशन है उनकी वजह से स्पीशिएशन हो सकता है, जिसे हम सॉल्टेशन कहते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, फिर आपकी वेरिएशन होती है, फिर वो लोग सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, फिर जाके नेचुरल सिलेक्शन होता है वहाँ पे। हार्डी वेनबर्ग ने बताया कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कब वैलिड होगा? जब रैंडम मीटिंग होगी और लार्ज पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था कि यहाँ पे बोला था इन स्मॉल पॉपुलेशन पी दिया था यहाँ पे, और हमें फ्रीक्वेंसी दिया पूछा था कि हेटेरोजाइगस का क्या हुआ। तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हार्डी वेनबर्ग होता है वो आपके लार्ज पॉपुलेशन के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ पर बोला जाएगा कुड नॉट कैलकुलेट बाई हार्डी वेनबर्ग लॉ। ठीक है। इनके हिसाब से क्या था? हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल, इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और लोकस। मतलब हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है उस जगह पे, उस लोकस पे क्या कर रही है वो हम फाइंड कर सकते थे। ये जो फ्रीक्वेंसी था इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन सेम थ्रू आउट द जनरेशन। और इनके हिसाब से ये था कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये पूरे जनरेशन में आपके सेम होते हैं और स्टेबल होते हैं और कॉन्स्टेंट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जीन पूल जिसका मतलब टोटल जीन होता है एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन वो कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब उसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो सम ऑफ टोटल अलाइलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 1 होता है इनके हिसाब से, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है। तो इन्होंने बताया इनर डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट करता है क्या? फ्रीक्वेंसी किसका? ए का, कैपिटल ए का, और ये क्यू किसका करता है? कैपिटल स्मॉल लेटर ए का। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इन पॉपुलेशन पूछा जाए तो वो पी स्क्वायर होगा, और इसमें पूछा जाए तो ये क्यू स्क्वायर ए पूछा जाए तो 2pq होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेट एन अलील ए विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर करे ऑन बोथ क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल वो क्या होगा? पी स्क्वायर होगा आपका। कह रहा व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं डिफर करेगी एक्सपेक्टेड चेंजेस से तो वहाँ इसका मतलब इवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा। और 5 फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकती हैं, वो है जीन माइग्रेशन, या तो जीन फ्लो, या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, या म्यूटेशन, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या तो नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा देयर वुड बी अगर जीन माइग्रेशन बहुत बार होगा तो वहाँ पर जीन फ्लो हो जाएगा। कह रहा इफ़ सेम चेंज अकर इन बाई चांस, अगर वही सेम चेंज चांस के द्वारा अकर किया जाए तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज इन एलाइलिक फ्रीक्वेंसी इतना ही डिफरेंट होता है कि वो एक न्यू स्पीशीज़ बना लेता है। तो ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट को हम लोग फाउंडर इफेक्ट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोल देते हैं। तो अगर स्पीशिएशन कब होगा? जैसे न्यू फिनोटाइप जब जनरेट होगा तो वहाँ पे स्पीशिएशन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टेबलाइजेशन का ग्राफ है जहाँ पे मोर इंडिविजुअल पोजेसेस हेट्रोजाइगस, ये पेपर में आया था। स्टेबलाइजेशन में आपके हेट्रोजाइगस ज़्यादा शो करते हैं, वहीं पे डिस्ट्रक्टिव में आपके मोर इंडिविजुअल शो होमोजाइगस, और डायरेक्शनल में तो आपके इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो जो ये स्टेबलाइजेशन में इसमें क्या होगा? पीक्स गेट हायर एट नैरोवर, और यहाँ पे क्या होगा?
पीक शिफ्ट हो जाएगा वन डायरेक्शन में, किस में, डायरेक्शनल में, और यहाँ पे डिसरप्टिव में 2 पीक फॉर्म हो जाता है। जो फिनोटाइप होता है वो फेवर्ड होता है किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा फेवर्ड होता है। P+Q 1 होता है, P+Q² 1 होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कब अप्लीकेबल होता है, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेशन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है। ड्रिफ्ट कब होता है, जब स्मॉल पॉपुलेशन होगा। जो रॉ मटेरियल एवोल्यूशन का वो क्या होता है, आपका म्यूटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटेशन होता है। कह रहा व्हाट विल हैपन जब बेटर अडेप्टेड एंड फिटेस्ट पॉपुलेशन होगा, तो वहाँ पे जीन पुल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखो पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, पहले ओवर प्रोडक्शन हुआ, फिर कॉन्स्टेंसी आई, फिर आपकी वेरिएशन हुई, फिर आपका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ईजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो आया वो 3 बिलियन ईयर अगो आया। फर्स्ट सेलुलर 2 बिलियन ईयर अगो आया। इनवर्टिब्रेट जो कि एक्टिव था वो 500 मिलियन ईयर अगो आया। फिर उसके बाद जॉलस फिश आया जो कि लो फिन था। ये फर्स्ट एम्फीबियन था, मतलब लैंड और वाटर दोनों पे रह रहा था। लो फिन जिसे हम कोलियोकांत कहते हैं, ये 350 मिलियन ईयर अगो आया। उसके बाद सीवीड और या फ्यू प्लांट्स आए, 320 मिलियन ईयर अगो आए। फिर आया आपका इस्थियोसोरस जो कि फिश लाइक रेप्टाइल्स था। यहाँ पे क्या था कि ये 200 मिलियन ईयर अगो आया था। लैंड से ये वाटर की तरफ मूव किए थे। फिर आया था आपका डायनासोर जो कि 65 मिलियन ईयर अगो था। ठीक है, मैकेनिज्म of how non-cellular aggregate to form non-cellular aggregate of giant macromolecule could evolve into cell and with membranous envelope is not known। मतलब यहाँ पे याद रखना, ये मैक्रोमोलिक्यूल की बात क्या, ये आपके टेस्ट में आए थे। जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन आता है, आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है ना, ये यही बात कर रहा है कि किस तरीके से ये जो है आपका ये एग्रीगेशन करेंगे और सेल बनाएंगे, फिर सेल के बाद उसके ऊपर एनवेलप लगाएंगे। ये अभी तक का नोन नहीं था, अभी तक का पता नहीं था ये चीज़ें। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सिट डाउन केयरफुली परहैप्स द जॉइंट क्रैक टर्क्वा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो सिल्वोरियन, देवोनियम, कार्बिनोफरस एंड परमीनियम, ये आपके पैलाजोइक में आते हैं। यहीं पे ये ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस ये आपके मीसोजोइक में आते हैं। एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी आपके सीनोजोइक में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे दिख रहा है सीनोजोइक में आपके एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स ये सब आते हैं। लेकिन आपके ये मीसोजोइक में आपके कहीं ना कहीं आपके ये टेरिडोफाइट्स एंड क्या नाम है, ये डाइकोटिलिडन्स ये सब अकर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स में आपके यार बर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्म से याद रखो, पहले फिश आया, फिर आपका एम्फीबिया आया, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल आया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो लैंड पे आया था वो प्लांट था। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स वो मूव कर गया लैंड पे एंड फिर वो बैक कर गया वाटर में। जैसे कि 1938 में साउथ अफ्रीका में कोलियोकांत करके एक वो था, फिश था जो कि थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जो थॉट था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसे हम लो फिन कहते हैं, वो इवॉल्व हुआ इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस। किसमें, फर्स्ट एम्फीबियन में। कोई भी स्पेसिमेन इसका अभी तक नहीं लेफ्ट है। इनका जो मॉडर्न डे अभी का है वो फ्रॉग और सैलेमेंडर है। क्या है, फ्रॉग और सैलेमेंडर है। कह रहे ये जो एम्फीबियन, देखो जो एम्फीबियंस है वो किससे इवॉल्व है, रेप्टाइल इनटू ये जो रेप्टाइल्स है वो किससे इवॉल्व है, आपके एम्फीबियंस से इवॉल्व है। तो एम्फीबियंस में क्या होता था ना कि आपके जो जैसे अगर सन में उनकी जो शेल होती थी वो ड्राई हो जाती थी, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनकी नहीं ड्राई होती। तो वही कह रहा है दे लैक थिक शेल्ड एग विच डो नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोस ऑफ एम्फीबियंस। टेस्ट में आया था कि लाइक तो फॉल्स है, तो यहाँ पे अनलाइक होता है। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो क्या आया, रेप्टाइल्स। जो देखो 200 मिलियन ईयर अगो मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेट हुए अर्थ पे। मतलब 200 मिलियन ईयर में आपके क्या हुए, जो रेप्टाइल्स थे वो डोमिनेट हुए अर्थ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़। देखो प्रोटोजोइक में लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आए, पैराजोइक जो कि नीचे में है वहाँ पे फिशेस और एम्फीबियंस आए, मीसोजोइक में डायनासोर थे, और सीनोजोइक में आपके एज ऑफ एंजियोस्पर्म और मैमल्स थे। अर्ली रेप्टाइल्स में सौरोप्सिड और सिनैप्सिड आता है। सौरोप्सिड में आपके थीकोडॉन जिसमें बर्ड, डायनासोर, क्रोकोडाइल आते हैं। वहीं पे सिनैप्सिड में आपके प्लीक्योसोरस, उसके बाद थेराप्सिड, उसके बाद आपका ये मैमल आता है। क्या आता है, मैमल आता है।
उसके बाद देखिए कह रहा जाइंट फर्न्स जो कि टेरिडोफाइट है वो वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट। सो कोल्ड डिपॉजिट स्लोली वो बन गए थे, जैसे वो फॉल कर रहे थे वैसे कोल्ड डिपॉजिट में बदल जा रहे थे। some of these land reptiles who back into water to evolve into fish, probably 200 million year ago। जो इस्थियोसोरस था ना, ये लोग क्या हुआ लैंड पे लैंड रेप्टाइल्स क्या हुए, ये वेंट कर गए फिर से दोबारा वाटर में। तो ये 200 मिलियन ईयर अगो में आपके कौन थे, इस्थियोसोरस थे। कह रहा जो लैंड रेप्टाइल्स था जिसे हम डायनासोर्स बोलते हैं, बिगेस्ट इनमें टायरानोसोरस था, टायरानोसोरस रेक्स करके लिखा हुआ है, ये 20 फीट था। इनके पास ह्यूज फियरसम ड्रैगन लाइक टीथ होता है। एंड ये 65 मिलियन ईयर अगो थे, जब फिर अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। क्या स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा, उन तब के एरा के टाइम का अभी भी वो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोल रहा है। कह रहे कैरेक्टरिस्टिक जो रिलेटेड हो ह्यूमन इवोल्यूशन से, वो क्या होगा, रिडक्शन इन साइज ऑफ जॉ। क्या होता है रिडक्शन इन साइज ऑफ जॉ। होमो इरेक्टस इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस। ये याद कर लो, होमो इरेक्टस जो होता है डायरेक्ट एंसेस्टर होता है होमो सैपियंस का। जो फर्स्ट मैमल था वो वर लाइक श्रूज। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। इनके जो फॉसिल्स थे वो स्मॉल साइज के थे। कह रहे जब रेप्टाइल्स मतलब केम डाउन, जब रेप्टाइल्स धीरे धीरे नीचे आए तो कहीं ना कहीं मैमल्स जो थे वो अर्थ को छकाने लगे थे। अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ कि साउथ अमेरिका से आपकी बहुत सारे एनिमल्स कहाँ पे चले गए, नॉर्थ अमेरिका से, सन से याद रख लीजिए, इस तरीके से फ्लो कर गया। तो कौन कौन, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर और रैबिट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे बहुत सारे मैमल्स जो थे ऑस्ट्रेलिया में वो सर्वाइव कर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफर फ्रॉम एनी अदर मैमल। जब वो वहाँ पे मतलब ओवरराइडन कर गए बाय नॉर्थ अमेरिका ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो वहाँ पे वो कंपटीशन लैक करने की वजह से बहुत सारे लोग जिंदा रह गए। सब मैमल्स, कुछ मैमल्स जो थे वो होली पूरी तरीके से ही वाटर में रहते थे, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउज। जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी था इवोल्यूशन का मैन में वो था लैंग्वेज स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या, लैंग्वेज स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस। होमो हेबिलिस क्या रिफर करता है, होमो हेबिलिस रिफर टू स्किलफुल और टूल मेकर मैन। क्या, टूल मेकर मैन। मोस्ट रीसेंट मैन की बात करें तो वो क्रो-मैग्नन मैन होता है। रीसेंट की बात करें तो अभी के ज़माने की तो क्रो-मैग्नन मैन होता है। सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, नीएंडरथल मैन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। कह रहा ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या था बाइपीडल मूवमेंट का, यही कि वो 4 आर्म्स फ्री हो गए थे, जिसकी वजह से और सारी एक्टिविटीज़ वो काम कर पा रहे थे। कह रहा विच अमंग इज मोस्ट प्रिमेटिव, कौन सा प्रिमेटिव मतलब पहले आया था, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। अब देखो यहाँ पे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो कि ड्रायोपिथिकस एप लाइक एंड रामापिथिकस मैन लाइक थे, ये 15 मिलियन ईयर अगो आए थे। फिर आपके होमोनिड फीचर आए कि होमोनिड फीचर कौन था, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया जो कि वॉक कर रहा था ईस्टर्न अफ्रीका में, जो कि टॉलर तो नहीं, नॉट टॉलर देन 4 फीट से ज़्यादा टॉलर नहीं था, लेकिन वो राइट वॉक करता था। कौन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और लीव करता था इन ईस्ट एंड अफ्रीकन आइलैंड पे, और ये हंट करता था स्टोन वेपन को, लेकिन एड करता था क्या, फ्रूट। ठीक है, और इनकी जो फॉसिल्स पाई गई वो इथोपिया और तांजानिया में पाई गई थी। ये आपका 15 मिलियन ईयर अगो था, ये 3 से 4 मिलियन ईयर अगो था। उसके बाद आपका आया होमो हेबिलिस, जो कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक था। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी था, और ये लोग मीट नहीं खाते थे, और ये 2 मिलियन ईयर अगो पे आया था। फिर आया था आपका होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर अगो आया था। इनका फॉसिल जावा में मिला था 1891 में। इनके पास 900 सीसी था, और ये ईट करते थे क्या, मीट ईट करते थे। फिर आपका आया नीएंडरथल मैन, जो कि 1400 सीसी था, और ये लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया
सेंट्रल एशिया में, और ये हाइड करते थे टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। और लिव कहाँ पे करते थे? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये बरीड करते थे डेड को। फिर आए आपके होमोसैपियंस जो कि अरोज हुए अफ्रीका में आइस एज के टाइम पे। 1400 सीसी था इनके पास, और ये 75,000 से 10,000 के बीच में आया था, और नीएंडरथल 1 लाख से 40,000 के बीच में आया था ये। ठीक है, कह रहा बैंडिंग पैटर्न जो था क्रोमोसोम नंबर 6, 3 और 6 का, वो सेम था किसमें? चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग में। तभी तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये कॉमन ओरिजिन है इनका। एंसेस्टर किसका? मैन का। हु स्टैंड एरेक्ट, तो वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। जो स्कल था बेबी चिंपैंजी का, वो मोर लाइक किसके था? एडल्ट ऑफ ह्यूमन स्कल के था देन द एडल्ट चिंपैंजी स्कल। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट था, वो 18,000 ईयर अगो आया था, जहाँ पे वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। वहाँ देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर 10,000 ईयर बैक आया था। कह रहा रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ वुड एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, वो बाद में पता लगेगा। फर्स्ट मैन टू यूज़ फायर कौन था? होमो इरेक्टस ने फायर पहले यूज़ किया था। यहाँ पे देखो, कह रहा वेरिएशन इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरिएबल फिटनेस। जाहिर सी बात है, वेरिएशन होगा तो कुछ ना कुछ फिटनेस आएगी। अदर फिनोमिना लाइक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर मान लो कोई हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे वेरिएशन क्या होंगे? न्यू स्पीशीज़ बनाएंगे और वहाँ पे इवोल्यूशन होगा। होमोलॉगी क्या करता है? होमोलॉगी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट। आइडिया किसका होता है? ब्रांचिंग डिसेंट का। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ फॉर इवोल्यूशन। मतलब अगर हम कंपैरेबल करके हम लोग एनाटॉमी, फॉसिल्स एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़े तो हमें कहीं ना कहीं हमें एविडेंस, मतलब हमें पता चलता है एवोल्यूशन के बारे में। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपीयर टू पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। कि जो स्टोरी है किसका? इवोल्यूशन का, मॉडर्न मैन में इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अपीयर करता है पैरेलल किसके? पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन और उनके लैंग्वेज। क्या ह्यूमन ब्रेन और उनके लैंग्वेज के से ज़्यादा पैरेलल होता है।